जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 25 चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 11 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो कि बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें हम स्टडी क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में स्टडी क्या कर रहे हैं कि अगर कंपनी ने पैसा इकट्ठा करना है तो उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं। बड़ी ऑप्शंस दो हैं, कौन कौन सी? एक इक्विटी और एक डेट। इस चैप्टर में हमारा जो 80% के करीब समझ लीजिए पोर्शन होगा वो इक्विटी और डेट से रिलेट कर रहा है, और कुछ अल्टरनेट मजीद सोर्सेज भी हैं जैसे इस्लामिक फाइनेंसिंग के सोर्सेज हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन इस चैप्टर का है वो किसके ऊपर बेस कर रहा है? इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर और डेट फाइनेंसिंग के ऊपर। इससे पहले हमने इक्विटी वाला टॉपिक स्टडी कर लिया था, इक्विटी वाला सेक्शन था हमारा इस चैप्टर का, वो कवर कर लिया, जिसमें हमने ये देखा कि इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं। फिर हमने डेट फाइनेंसिंग स्टार्ट किया। डेट फाइनेंसिंग में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने स्टडी किए थे, जनरल कंसेप्ट्स थे। वो जनरल कंसेप्ट्स क्या थे? हमने कॉमन एग्जांपल स्टडी की थी डेट इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, और फिर हमने स्टडी किया था डेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इनको हमने स्टडी किया था, ये जनरल कंसेप्ट्स। और फिर डेट फाइनेंसिंग करने से पहले किन ऑप्शंस को कंसीडर करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, ये जनरल कंसेप्ट है डेट से रिलेटेड। इंस्ट्रूमेंट के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स की शेयर की थी, लेकिन आप बेफिक्र हैं, इंस्ट्रूमेंट की सारी एग्जांपल आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तक मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इक्विटी वाला सेक्शन हमारा क्लियर है, डेट वाला सेक्शन हमारा बड़ा सेक्शन है इस चैप्टर का। इसमें क्या हमें यह पता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट में और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या होता है? बेसिक डिफरेंस हमें पता क्या फर्क है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हम कंपनी के ओनर बनते हैं, डिसीजन मेकर बनते हैं, और हमें डिविडेंड मिलता है। जबकि हम अगर डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो इसके बदले में हम अगर एज इन्वेस्टर हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कंपनी इंटरेस्ट को पे करेगी, जो कि उसके लिए एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। अच्छा, चॉइस ऑफ डेट में हमने ये सीखा कि डेट फाइनेंसिंग करने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। वो फैक्टर्स हमारी बुक पे लिखे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ डेट फाइनेंसिंग। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लिए रेलिवेंट होंगे किसी भी डेट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए? क्योंकि डेट में बहुत सी ऑप्शंस है ना, शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, अभी स्टडी करेंगे। तो हमने डिसाइड करना, और समटाइम्स हम जनरल पब्लिक से डेट फाइनेंसिंग करवाते हैं, समटाइम हम बैंक से डेट फाइनेंसिंग करवाते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, कौन सी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है ये डिसीजन करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? क्या पहले कहता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या? कहता है सारी ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल नहीं है, सारी ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आप जनरल पब्लिक से फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं, जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी कर सकते हैं, अनलिस्टेड कंपनी नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा ना, अगर पढ़ा हुआ कि अगर आपने जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने हैं तो आपको लिस्टिंग करवानी पड़ती है अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज की। कहां लिस्टिंग करवानी पड़ती है? स्टॉक एक्सचेंज में। लिस्टिंग करवाने का फायदा क्या होता है? सेल परचेज आसान हो जाती है जनरल पब्लिक के लिए। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? पहले आपने ये डिसाइड कर लेना, भाई हमारी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, पहले ये देख लें। फिर दूसरे नंबर पे नेक्स्ट क्या देखना है? ड्यूरेशन। आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए? ये कैसे फैसला करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए? अगर आपने अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, या यूं कह ले शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो फिर उसके लिए लोन भी शॉर्ट टर्म होना चाहिए। और अगर आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए फिर लोन की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? डेट की वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। एग्री करते हैं? मैच करना चाहिए ना, जो लोन की का पीरियड है और उस लोन से जो फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं आप, जो चीज खरीदने जा रहे हैं, उसकी लाइफ, दोनों मैच करनी चाहिए। फिर फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट। हाँ, ये पता आपको फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट क्या होता है? आप हमेशा किताबों में ये पढ़ते होंगे अभी तक की कि बैंक से लोन लिया 10% के हिसाब से एडजस्टमेंट पास करें, अकाउंटिंग में ऐसा ही है। आप जब बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं ना, प्रैक्टिकली आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन फिक्स रेट के ऊपर लोन उठाओ, दूसरी ऑप्शन फ्लोटिंग रेट के ऊपर लोन उठाओ। फिक्स रेट का मतलब क्या है? आज ही एग्री हो गया 10% आपने पे करना है अगले 5 साल के लिए।
फ्लोटिंग रेट क्या है? फ्लोटिंग रेट नाम से जाहिर है चेंज होने वाला, फ्लोट करने वाला, ऊपर नीचे जाने वाला। ये ऐसा रेट होता है जो फिक्स नहीं किया जाता, बल्कि इसे मार्केट के साथ लिंक कर दिया जाता है। काइबर प्लस, ठीक है, काइबर प्लस नाम सुना आपने, काइबर प्लस। इसको फिलहाल हम काइबर प्लस नहीं कहते, हम सिर्फ फ्लोटिंग रेट कह लेते हैं, वरना होता ये काइबर प्लस है। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले कोरोना में पीरियड में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था? कुछ अंदाजा है आपको? रफ एस्टिमेट कोई सी कोरोना के दिनों में, नहीं कोरोना के दिनों में कम था, 6-7% के करीब था। उस वक्त अगर किसी ने फिक्स रेट के ऊपर 5 साल के लिए लोन उठाया, फिक्स रेट के ऊपर कितने साल? 5, वो आज खुश हो रहा होगा। क्यों खुश हो रहा होगा? क्योंकि आज मार्केट रेट 12.25% पहुंचा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो 6-7% के ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि उसने पहले फिक्स कर लिया था। लेकिन अगर उस पीरियड में किसी ने फ्लोटिंग रेट के ऊपर लोन उठाया, फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मार्केट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा, लोन के ऊपर रेट भी फ्लक्चुएट करेगा। जैसे मैं बैंक के पास गया, बैंक से मैंने कहा लोन चाहिए, उसने कहा फिक्स के फ्लोटिंग, मैंने कहा फ्लोटिंग, उसने कहा ठीक है, जो भी मार्केट का रेट होगा उसके ऊपर 1% ऊपर मैं लूंगा। यानी मार्केट में अगर 12.25% रेट चल रहा है तो मैंने बैंक को कितना रेट देना? 13.2। बैंक काइबर के ऊपर थोड़ा मार्जिन रखता है, 13.2। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर काइबर का रेट गिरता है या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है, स्टेट बैंक कहता है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी में हमने डिसाइड किया 8% के ऊपर ले आएंगे रेट को, तो मुझे फ्लोटिंग, अगर मैं फ्लोटिंग रेट पे लोन उठाया है तो मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है। और अगर फिक्स पे मैंने उठाया तो मेरे लिए अच्छी बात, क्योंकि मुझे फिक्स रेट ही पे करना पड़ेगा। फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में फर्क समझ आया? याद रखें, बैंकिंग सेक्टर में दोनों रेट्स ऑफर किए जाते, दोनों रेट्स अवेलेबल है। आप चाहे फिक्स के ऊपर उठा लें चाहे फ्लोटिंग। तो ये आपने डिसाइड करना है। जो होते हैं रिस्क को पसंद करने वाले इन्वेस्टर, दो तरह के होते हैं, एक रिस्क को लाइक करने वाले, एक रिस्क को डिसलाइक कर। जो रिस्क को डिसलाइक करते हैं वो कौन सा रेट उठाते हैं भला? फिक्स रेट। और जो रिस्क को लाइक करते हैं वो फ्लोटिंग रेट, क्योंकि फ्लोटिंग रेट डबल एज वेपन है। इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। रेट ऊपर गया नुकसान, रेट नीचे गया फायदा। फिक्स्ड में आपको सेम रेट मिलता है, आप और सुकून हो जाते हैं। आप कहते हैं मार्केट में जो मर्जी ऊंच नीचे हो, मुझे सके, मैं अपनी प्लानिंग सुकून से करूंगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर ये, अभी तक कितने हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, मैं भूल गया क्या डिस्कस कर रहे हैं हम। वो फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं जो डेट को सेलेक्ट करने से पहले हमने कंसीडर करने हैं। पहला फैक्टर क्या बताया? अवेलेबिलिटी, दूसरा ड्यूरेशन, तीसरा रेट उठाना, फिक्स के फ्लोटिंग, और चौथा सिक्योरिटी एंड कोविनेंट। सिक्योरिटी एंड कोविनेंट। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? भाईजान देखो, आपके पास जिस बंदे से 1 रुपया भी लोन लेना, 1 रुपया तो महावरतन मैंने कह दिया, थोड़ा छोटा सा भी लोन लेना, छोटे से छोटा, आपको जमानत के तौर पे चीजें रखवानी पड़ती हैं। पहले देखा जाएगा आपके पास चीजें हैं भी कि नहीं। सिक्योरिटी है तो लोन मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं है कोई लोन नहीं मिलेगा, ना जनरल पब्लिक से ना बैंक से। और इस तरह कोविनेंट होता है डेट लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट, आप किसी के साथ भी जब लोन एग्रीमेंट करते हैं ना, वो कुछ कंडीशन ऐड करवाता है। जैसे IMF लोन देता है, कंडीशन शर्तें मनवाता है कि नहीं मनवाता? ये नॉर्मल। आप किसी बैंक के पास भी जाएंगे, वो भी अपनी शर्तें मनवाएगा। हाँ, वो शर्तें कैसी है ये डिपेंड करता है, ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ कंडीशन लोन के, जैसे बैंक के पास जाए वो कहेगा जब तक मेरा इंटरेस्ट पे ना करो तुमने डिविडेंड पे नहीं करना शेयर होल्डर्स को। एक कम्युनिटी होता है। एक कंडीशन लोन की ये भी होती है कि अच्छा, आप मेरे पास जो सिक्योरिटी रखवा रहे हैं ना, आपने कम से कम एसेट्स की वैल्यू इतनी रखनी है। इनकी वैल्यू अगर कम होगी ना तो आपने मजीद एसेट ऐड करते हैं। बाजू का ऐसा होता है ना, एसेट्स की वैल्यू ऊंची नीचे होती रहती है। तो ये कुछ कंडीशन कोविनेंट होती हैं। अगर आप इसको मानने के काबिल हैं आपको लोन मिलेगा, अगर आप इसको मानने के काबिल नहीं है लोन नहीं मिलेगा। तो ये हमने देखना है कि हमारे पास सिक्योरिटी है कि नहीं देने के लिए, और कोविनेंट रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं कि नहीं। कोविनेंट का मतलब कंडीशन, लोन की कंडीशन पूरी कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं तो कर, ठीक। अच्छा, जो सिक्योरिटी के साथ एक रिलेटेड कंसेप्ट आगे चल के पढ़ना, लेकिन अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसी लेक्चर में पढ़ना। आप किसी कंपनी से आप किसी बैंक से लोन लेते हैं,
आपकी मजीद लोन लेने की पावर बढ़ती है इससे या कम होती है? कम होती है, क्योंकि आप मैक्सिमम उतना लोन ले सकते हैं जितने आपके पास एसेट्स हैं। जैसे जैसे एसेट्स को गिरवी रखवाते जाएंगे, सिक्योरिटी पे देते जाएंगे, आपकी लोन लेने की पावर कम होती जाएगी। ठीक है, ऐसी कंपनी जो लोन लेती है ना, इसे कहते हैं गियरिंग कंपनी। गियरिंग, GEARING, गियरिंग कंपनी। हाँ, गियरिंग रेशो पढ़ा हुआ आपने? गियरिंग, हाँ, ये इसे डेट टू इक्विटी रेशो भी कहते थे, गियरिंग रेशो। फाइनेंस में जिस कंपनी ने लोन लिया हो ना किसी से भी, उसे कहते हैं गियर्ड कंपनी। गियर्ड कंपनी, गियर्ड कंपनी का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जिसने लोन लिया हुआ है। और जिस कंपनी ने लोन नहीं लिया होता उसे क्या कहते हैं? अनगियर्ड कंपनी। ये ज़हन में रखिएगा, कभी काम आएगी टर्म आपके, गियर्ड और अनगियर्ड। ये समझ आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। मैं कोई भी लोन लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लोन लिया, गियर्ड। ठीक है, वो ये कहते हैं कि लोन लेना हमेशा रिस्की होता है, तो जो गियर्ड कंपनी में रिस्क ज्यादा होता है अनगियर्ड की निस्बत, और जितनी ज्यादा हाई गियरिंग होगी उतना ही ज्यादा हाई रिस्क होगा डिफॉल्ट का। ठीक है, बहरहाल वो डिस्कशन बाद में कभी करेंगे। अब वापस आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, डेट। आपको पैसों की जरूरत है, ये सारी आपके सामने ऑप्शंस है, ये सारा मेन्यू है। बताइए क्या पसंद करेंगे? ये पसंद करेंगे, ये पसंद करेंगे, ये पसंद करेंगे, ये के ये। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, मेन्यू में बहुत सी ऑप्शंस हैं। सिलेक्शन करने से पहले आप थोड़ा डिसीजन करते हैं, कुछ फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, ज्यादा भूख लगी है तो कुछ और ऑर्डर करेंगे, कम भूख लगी है तो कुछ और ऑर्डर करेंगे। तो उसी तरह ये आपके सामने बहुत सी ऑप्शंस हैं। डेट, ठीक, डेट। कुछ ऑप्शंस है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म डेट, और कुछ है शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म क्या है? ज्यादा बड़े अरसे के लिए। ठीक है, वैसे ज्यादा बड़ा अरसा अकाउंटिंग में तो डिस्क्राइब किया जाता है और सब्जेक्ट्स में नहीं किया जाता। अकाउंटिंग में आपको रूल बताया जाता है पक्का 1 साल, लेकिन फाइनेंस में या नॉर्मली शॉर्ट टर्म एक पक्का रूल नहीं होता। ठीक है, बाज़ ये हो सकता है कि थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो। मे भी आप कहीं पे कहें कि अगर कहीं पे ये पढ़े कि 1 साल के लिए या 15 महीनों के लिए लोन लिया, शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई हो रहा हो कहीं मे भी। तो फाइनेंस में भी रूल बेसिकली 1 ईयर का ही चलेगा, लेकिन कभी कभी इसमें ऊंच नीच हो जाया करेगी, ये जहन में रखिएगा। हार्ड एंड फास्ट, अकाउंटिंग में तो हार्ड एंड फास्ट रूल है ना, करंट और नॉन करंट का। फाइनेंस में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन 1 साल को लेके हम आगे चलेंगे। लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 15, 20 साल के लिए भी कंपनीज या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती हैं। और शॉर्ट टर्म 1 साल से कम अरसे के लिए। लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, बुक ना, असल में बुक जब आप रीडिंग करें ना, वो हर एक को डिस्कस करते हुए डिटेल में घुस जाता है। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हम पहले पूरा ओवरव्यू लेंगे सारी ऑप्शंस के। जब सारी ऑप्शंस हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी ना, फिर उनका फीचर्स को या उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज को पढ़ना सीखना आसान हो जाता है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा चेंज करते हुए पहले मेन ऑप्शन सारी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो हमने यहां पे ब्लैक में लिखी हुई है। लॉन्ग टर्म लोन में क्या ऑप्शन? लोन स्टॉक। लोन स्टॉक एक कंप्रीहेंसिव टर्म है, इसमें 2-3 ऑप्शंस आते हैं। डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो इसमें और भी कमर्शियल पेपर्स को भी इसमें क्लासिफाई कर देता है। आपने जब कभी लोन स्टॉक है ना, लफ्ज़ लोन स्टॉक, इससे आप फौरन आपके जहन में आ जाए बॉन्ड या डिबेंचर, और आपने ये अज्यूम करना है बॉन्ड या डिबेंचर एक ही चीज है। थोड़ा सा फर्क है, एक कहता है सिक्योर्ड है, एक कहता है अनसिक्योर्ड है, लेकिन आपने फिलहाल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों को एक ही, यानी लोन स्टॉक हो या बॉन्ड हो या डिबेंचर हो, इसका मतलब एक ही है। सिंपल डिबेंचर जो हमने कहां स्टडी किया है? जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी स्टडी किया है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके फीचर्स बताए जल्दी से, इसके फीचर्स बताए लोन बॉन्ड्स के, आप कहेंगे सर स्टार्ट पे कंपनी इशू करती है, पैसे लेती है,
फिर हर साल इंटरेस्ट पे करती है जिस पे टैक्स डिडक्शन अलाउ होती है, और जो मैच्योरिटी पीरियड आता है उस वक्त ये पूरे के पूरे पेमेंट रीपे कर देती है। भाई यही है ना बेशक, ये लोन स्टॉक या बॉन्ड या डिबेंचर क्लियर हो गया। फॉर द टाइमिंग आपने इन सबको एक ही कंसीडर करना, बल्कि समझने है भी एक ही। बैंक लोन, बैंक लोन क्या है? वही पैसे जनरल पब्लिक से लें और बैंक से ले तो बैंक लोन, ठीक। ये जनरल पब्लिक से पैसा उठाते हैं, ये बैंक से पैसा उठाते हैं, है तकरीबन इसमें भी सिमिलर। बैंक से अभी आज के दिन हम पैसे उठाएंगे, पीरियोडिकल इंटरेस्ट पे करेंगे, जो भी मैच्योरिटी पीरियड होगा उस पर सारे का सारा लोन रीपे कर देंगे। हाँ, इसमें एक ऑप्शन होती है, डिबेंचर्स में तो सारे का सारा पैसा एंड पे प्रीपे किया जाता है। बैंक लोन में आपके पास ऑप्शन होती है, चाहे तो किस्तें करवा लें, हर 6 महीने 3 महीने बाद कोई ना कोई किस्त रीपे कर दें, और चाहे तो सारे का सारा मैच्योरिटी डेट पे पे कर दें। बैंक लोन समझ आ गया क्या है? अब आप कहेंगे सर बैंक लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक तो शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन देता है। बिल्कुल, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है उसे कुछ और, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट, वो स्टडी करेंगे हम अभी। फिर इसके बाद फाइनेंस लीज। लीज कितने स्टूडेंट्स ने लीज का टॉपिक पढ़ा अकाउंटिंग में? ये FR1 में है कि FR2 में? FR2 में। इसका मतलब है बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा। लीज का मतलब होता है, यूं समझ लीजिए, गाड़ी लीज करवाना आपने सुना कभी? वही तो है लीज, कि आप किसी बंदे के पास जाते हैं, उसे कहते हैं मुझे अपना एसेट दे दो, मेरे से हर साल या हर महीने जो भी एग्री होता है आप किस्त लेते रहना, इसे कहते हैं लीज। ठीक है, लीज 2 तरह की होती है, अगर तो लीज ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। अच्छा, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या फर्क है? अच्छा, राइट्स ट्रांसफर। अच्छा, एक मिनट है, पहली चीज मुझे एक बताइए, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या? फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में कॉमन क्या है? दोनों में आपको पीरियोडिकली रेंट की पेमेंट करनी पड़ती है, दोनों में एसेट आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम एसेट इस्तेमाल कर रहे होते, हालांकि हम असल मालिक नहीं है, लीगली ओनर नहीं है, हम उस एसेट को यूज कर रहे होते हैं, और बदले में हर महीने या हर साल जो भी तय हुआ है इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। फर्क क्या है? फाइनेंस लीज की ड्यूरेशन ज्यादा होती है, ऑपरेटिंग लीज की ड्यूरेशन कम होती है। जैसे ये मोबाइल, इसकी कितनी लाइफ है? एस्टिमेट कीजिए, जल्दी से बताइए, इसकी कितनी लाइफ होगी आपके ख्याल? कितनी लाइफ है? 5 साल फर्ज कीजिए। अगर मैंने लीज पे इस मोबाइल को लीज करवाया 4 साल के लिए, मेजर पोर्शन पार्ट ऑफ द लाइफ के लिए, तो फिर ये क्या है? फाइनेंस। और अगर मैंने 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए करवाया, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर। अच्छा, एक होता है दो लफ्ज बोले जाते हैं, एक जो लीज पे एसेट देता है उसे क्या कहते हैं? लेसर। और जो लीज पे एसेट लेता है, लेसे। फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाते हैं लेसे का, ऑपरेटिंग में ट्रांसफर नहीं होते हैं। फाइनेंस लीज में उसकी इंश्योरेंस मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? लेसे की। और ऑपरेटिंग लीज में, क्योंकि लेसर का ही होता है, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुआ। रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर ना होने का मतलब यह है जिसका एसेट है वही रिपेयर वगैरह करवाएगा। यह ऑपरेटिंग और फाइनेंस में फर्क समझ आया? फाइनेंस में एंड पे एक ऑप्शन दी जाती है परचेज करने की, बार्गेन परचेज ऑप्शन। ठीक है, तो अगर वो ऑप्शन दी गई आपको तो फाइनेंस लीज, वरना ऑपरेटिंग लीज। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मजीद भी हो सकता है कुछ डिफरेंस हो अकाउंटिंग में, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड है ना। आप डिटेल में बहुत सी डिस्कशन पढ़ते होंगे, उसका फाइनेंस से कुछ लेना देना नहीं। ना मैं उसकी अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, ना उसकी कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ना डिटेल में जा रहा हूँ, सिर्फ मेन डिफरेंस बताना मकसद था। इस चैप्टर में फाइनेंस के अंदर आपको डिफरेंस बताना मकसद है, बाकी डिटेल कैलकुलेशन वगैरह अकाउंटिंग में सीखेंगे। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बता दी आपको,
क्या फर्क है? फाइनेंस मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ, ऑपरेटिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइफ। फाइनेंस में रिस्क एंड वायर ट्रांसफर होते हैं, ऑपरेटिंग में रिस्क एंड वायर ट्रांसफर नहीं होते। फाइनेंस में इंश्योरेंस मेंटेनेंस लेसी की जिम्मेदारी और ऑपरेटिंग में लेसर की जिम्मेदारी। बार्गेन परचेज ऑप्शन या ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट एंड ऑफ लाइफ फाइनेंस लीज में दी जाए, ऑपरेटिंग में नहीं होती। अच्छा, अगर सारी बातें समझ आ गई तो छोटा सा सवाल बताइए, कौन सी वाली लीज लॉन्ग टर्म में आनी चाहिए, कौन सी शॉर्ट टर्म में? फाइनेंस। कंपैरिजन करें, अगर कंपैरिजन करें फाइनेंस लॉन्ग टर्म में और ऑपरेटिंग शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ऑपरेटिंग लिखी हुई इधर, किधर लिखी हुई है? शॉर्ट टर्म में। हाँ, ये ऑपरेटिंग लीज भाई क्लियर हो गया। ये लॉन्ग टर्म तो सारे क्लियर हो गए, शॉर्ट टर्म में भी ऑपरेटिंग लीज। फिर इसका कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर्स क्या है? ये बॉन्ड्स ही हैं, बॉन्ड्स की तरह ही है जो कंपनी इशू करती है। बॉन्ड्स में इसमें फर्क सिर्फ ये क्या, ये 2-3-4 महीनों के लिए शॉर्ट टर्म है। ओवरड्राफ्ट बैंक लोन ही की तरह है, ये भी बैंक से लिया जाता है, ये भी बैंक से लिया जाता है। फर्क क्या है? ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। इसकी थोड़ी सी वर्किंग, थोड़ी डिटेल कि ये कैसे ओवरड्राफ्ट काम करता है। और बैंक लोन तो बता दिया ना, स्टार्ट में बैंक के पास गए, बैंक ने कहा लोन चाहिए, हमने कहा चाहिए। उसने कहा कितने अरसे के लिए? हमने कहा 5 साल के लिए। उसने कहा 5 मिलियन 5 साल के लिए देता हूं। बताओ, हर साल 1 मिलियन वापस करोगे कि 5 साल के बाद पूरे का पूरा 5 मिलियन वापस करोगे? दोनों ऑप्शंस हैं। हमने कहा 5 साल के बाद। उसने कहा ठीक है। तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, बैंक लोन में, जब लॉन्ग टर्म लोन में हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो बैंक सारे के सारे पैसे हमारे अकाउंट में डाल देता है। हम चाहे उसको इस्तेमाल करें या ना करें, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ऑप्शन अवेलेबल है। ओवरड्राफ्ट में फर्क ये होता है, ओवरड्राफ्ट आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपका एक करंट अकाउंट चल रहा होता है, वो कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ज्यादा पैसे निकलवाएं नेगेटिव हो जाएगा, ज्यादा पैसे जमा करवाएं पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस हुआ फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी ओवरड्राफ्ट में कभी इंटरेस्ट पे करना है, कभी नहीं करना। और बैंक लोन में करना ही करना है, चाहे इस्तेमाल करें चाहे ना करें। ओवरड्राफ्ट क्लियर? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? ये कमर्शियल पेपर ही की तरह है, शॉर्ट टर्म, लेकिन कमर्शियल पेपर इशू करती हैं कंपनीज, शॉर्ट टर्म ये करता है बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। बैंक इसके बदले में, आप बैंक के पास जाते हैं, पैसे देते हैं, बैंक बदले में एक इंस्ट्रूमेंट एक सफ़े के ऊपर लिख देता है, मैंने ये पैसे 1 लाख रुपया वसूल पाया, महीने के बाद इनको इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। ठीक है, ये आपके अकाउंट में, आप समझ रहे होंगे कि ये ऐसे ही है जैसे हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया, सेविंग और उसमें पैसे जमा करवा दिए। नहीं नहीं, ये वैसे नहीं है। ये आपके अकाउंट में पैसे नहीं जाते, ये आपने बैंक को पैसे हैंड ओवर कर दिए, एक सेपरेट पार्टी समझे उसके तौर पर, और बैंक ने आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया। ठीक है, आप अगर जैसे किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में, सेल परचेज हो रहे होते हैं, उसी तरह ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आप सेल परचेज, अगर जरूरत पड़े महीने के लिए, मुझे 2 हफ्ते बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, मेरे पास मैं जाके बैंक को भी वापस कर सकता हूं और उसे कहता हूं मुझे अर्ली मैच्योर करवा दे, लेकिन इसमें मुझे नुकसान होता है। क्या? बैंक इंटरेस्ट नहीं पे करता है, थोड़ा सा पे करता है, यानी 7% एग्री हुआ था, मे भी आपको 2-3% तक पे कर दे। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन यह है कि मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एज इट इज किसी और को सेल कर दूं, इस पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा। ठीक है, इसे कहते हैं मनी। जो बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स सेल परचेज होता है ना जिस मार्केट में, उसे कहते हैं मनी मार्केट। एक होती है कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट, वो भी हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए उसकी तरफ नहीं जा रहा मैं। मनी मार्केट में यानी ऐसी मार्केट जिसमें बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट सेल परचेज हो रहे होते हैं, उसमें आप इसको सेल भी कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के शेयर सेल करते हैं, लेकिन किसी कंपनी के शेयर सेल होते हैं कैपिटल मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज में। बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहां सेल परचेज होते हैं? मनी मार्केट में।
अच्छा आगे ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी ये कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल मिलते जुलते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कमर्शियल पेपर इशू करती है कंपनी शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी करने के लिए, सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करता है बैंक शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म होते हैं। ट्रेजरी बिल इशू करते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, ये भी शॉर्ट टर्म होता है। गवर्नमेंट्स अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल इशू करते हैं। हाँ, इसमें सबसे यूनिक जो एग्जांपल है ना वो है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? अच्छा, ये फाइनेंसिंग कैसे है भला, ये समझें। मैंने भाईजान से उधार माल उठाया, खरीदा, पेमेंट करनी है, पैसे नहीं है, मैं बैंक के पास गया, बैंक से लोन उठाया, इनको रीपे कर दिया। एक ऑप्शन ये है। क्या मैंने फाइनेंसिंग अरेंज की? दूसरी किससे? बैंक से। दूसरा तरीका क्या? इन्हीं से माल खरीदा, इनको मैंने कहा महीने बाद आके पैसे लेना, अभी नहीं, महीने बाद आके पैसे लेना। इन्होंने कहा ठीक है। क्वेश्चन मेरा यह है कि क्या अब फाइनेंसिंग अरेंज हुई है? इसका जवाब है हुई है, लेकिन मैंने ये फाइनेंसिंग किसी बैंक से नहीं, इन्हीं से अरेंज करवाई है। इन्हीं को मैंने कह दिया कि भाईजान अभी नहीं, अभी माल देते मुझे उधार पे, मैं महीने के बाद आपको रीपे कर दूंगा। तो ये भी एक फाइनेंसिंग की टाइप है। इसमें मुझे देखिए, उसने पैसे नहीं दिए, चीजें दे दी, तो ये भी एक फाइनेंसिंग की टाइप है। समझ रहे हैं? ट्रेड क्रेडिट क्या है? उधार पे माल उठाना। इसमें हमें कुछ पैसे कुछ फाइनेंस, भाई कैश की शक्ल में फाइनेंस नहीं मिला, इन्वेंटरी की शक्ल में मिला, लेकिन है तो फाइनेंसिंग नहीं, क्योंकि मैंने इमीडिएटली रीपे तो नहीं किया। ट्रेड क्रेडिट आपको पता है नॉर्मली कितने दिन के लिए रेंज होता है? 30 to 90 डेज। यानी नॉर्मली वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी होती है जिनमें ट्रेड क्रेडिट जीरो होता है, वो कहता है हम एडवांस में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें ट्रेड क्रेडिट नहीं होता, आप एडवांस में पैसे जमा कराएंगे फिर गाड़ी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रेड क्रेडिट लव करते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट जो है वो 30 to 90 डेज तक का हो सकता है। इवन ये जो वापडा है, ये जो इलेक्ट्रिक सप्लायर्स हैं, कंपनीज हैं, लेस्को है, ये भी हमें ट्रेड क्रेडिट लव करते हैं, क्योंकि चीज हमें पहले प्रोवाइड कर देते हैं, पेमेंट हम बाद में करते हैं। आजकल ये तकरीबन 30 डेज का रफली क्रेडिट होता है ना, तकरीबन महीने का गैप तो होता है ना, सप्लाई वसूल करने में सर्विस और पे करने में। किसी जमाने में ये 2-2, 3-3 महीने का विवाह करता था, पुरानी बातें हैं। बहरहाल, तो ट्रेड क्रेडिट क्लियर हो गया। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरफ बाद में चलते हैं। अब मुझे ना ब्लैक वाली सारी टर्म्स को एक दफा रीड करके बताएं, इन सब की समझ आ गई आपको? ये क्या क्या चीजें हैं, इनके फीचर्स क्या हैं? ओके, अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। लोन स्टॉक यानी बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स थे। इनकी टाइप्स कितनी है? इनकी टाइप्स कितने? टाइप्स हमने एक होता है डीप। आपको पता है कोई भी बॉन्ड जब इशू किया जाता है, इवन शेयर भी, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, रिवीजन के लिए बता रहा हूं, वो इशू एट पार भी किया जा सकता है, एट प्रीमियम भी किया जा सकता है, एट डिस्काउंट भी किया जा सकता है। एक फेस वैल्यू जो नॉमिनल वैल्यू होती है ना हर सिक्योरिटी की, हर बॉन्ड की, हर शेयर की भी। यहां चूंकि बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं बॉन्ड की एग्जांपल को लेके चलूंगा। हर बॉन्ड की एक फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू होती है। जैसे नॉर्मली 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज का बॉन्ड 110 में इशू किया जाए प्रीमियम, 100 में इशू किया जाए एट पार, और अगर 90 में इशू किया जाए डिस्काउंट। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? नाम से जाहिर है, ऐसे बॉन्ड्स जो इश्यू हुए हैं डिस्काउंटेड रेट पे, यानी 100 का बॉन्ड जो है वो 90 का, कम का, 100 से कम का इशू है। डीप डिस्काउंट का मतलब है बहुत ज्यादा कम प्राइस पे इशू, यानी 100 रुपए का बॉन्ड 60 रुपए पे इशू हो गया, यह है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ऐसा डिस्काउंट, ऐसा बॉन्ड जो कि डिस्काउंट पे इशू हुआ है लेकिन वेरी हाई डिस्काउंट पे।
एज इन्वेस्टर बताइए, डीप डिस्काउंट बॉन्ड आपके लिए गुड न्यूज है कि बैड न्यूज? गुड न्यूज एज इन्वेस्टर, लेकिन कंपनी के लिए बैड। जिन कंपनीज की रेपुटेशन अच्छी नहीं होती ना, वो फिर उन्हें डीप डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता था। दूसरा, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड आपको रियल लाइफ में प्रॉपर्टी की एग्जांपल से दो तरह के इन्वेस्टर नजर आते होंगे। एक वो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी और रख दी, भूल गया 10, 15, 20 साल के लिए, बाद में इसको बेच के प्रॉफिट कमाएगा। ये इन्वेस्टर प्रॉफिट कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन से। एक दूसरा इन्वेस्टर भी होता है जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसका किराए पे दे देता है, महीने का किराया भी आ रहा है और 10, 15, 20 साल बाद जब बेचेगा तो कैपिटल एप्रिसिएशन से भी प्रॉफिट हो, ये डबल अर्निंग कर रहा है। इसी तरह बॉन्ड जो होते हैं वो भी एक वो बॉन्ड है जो हर महीने या हर साल या हर क्वार्टर के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी डेट पे आपको उसकी पूरी वैल्यू मिल जाएगी। एक वो भी बॉन्ड होता है जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा भी बॉन्ड है जिस पे रेट, इसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है? जिसमें कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट। एक क्वेश्चन में टर्म यूज हुई की थी ना क्या आपने, कूपन की टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, मुझे याद है। कूपन का मतलब रेट ऑफ, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है वही जो आपके जहन में आ रहा है क्या, कि जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टर कमाता क्या है? जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब बॉन्ड इशू किया जाता है इन्वेस्टर कमाता है कैपिटल एप्रिसिएशन से, क्योंकि जीरो और कूपन बॉन्ड हमेशा 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 डीप डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। डीप डिस्काउंट हो सकता है 100 रुपए का बॉन्ड 40 रुपए का इशू कर दिया जाए। अब इसका मतलब ये क्या, 3 साल के लिए इन्वेस्टर कुछ नहीं कमाएगा, लेकिन 3 साल के बाद एक ही दफा कमाएगा। कैसे? 40 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 100 रुपया कमा लेगा। भी समझ आ रही बात के? इसमें भी जीरो कूपन बॉन्ड में कैसे इन्वेस्टर कमाता है भला? कैपिटल एप्रिसिएशन से। फिर इसके भाई दोनों टॉप, डीप डिस्काउंट और जीरो कूपन बॉन्ड क्लियर हो गए? जी जी। इनमें फर्क क्या है? अलग, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भी बॉन्ड्स हो जिन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, स्टिल डिस्काउंट में उसको सेल कर लिया गया हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किए थे ना ऐसे क्वेश्चन, थे कि नहीं थे? नहीं, उधर डीप डिस्काउंट की टर्म यूज नहीं हुई थी, लेकिन डिस्काउंट की यूज हुई थी मेरा ख्याल है, कि इशू किया है डिस्काउंट पे। 100 का कोई 96 पे इशू किया था, उसकी डीप डिस्काउंट। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट कभी भी नहीं होगा। यूरो बॉन्ड, क्या ये वो बॉन्ड्स है जो यूरोप में सेल परचेज होते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। यूरो बॉन्ड का मतलब है, यू समझ लीजिए इंटरनेशनल, यूरो मींस इंटरनेशनल, फॉरेन करेंसी में। पाकिस्तान में ज्यादातर बॉन्ड्स किस करेंसी में इशू होते हैं? रुपीस में। लेकिन अगर रुपीस की बजाय हम किसी फॉरेन करेंसी में इशू, उन्हें क्या कहेंगे? यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड। जिस मुल्क की करेंसी डीवैल्यू होती जाती है ना डे बाय डे, उसमें इन्वेस्टर यूरो बॉन्ड में इन्वेस्ट, ये असल में यूरो बॉन्ड जो है ना पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, आपने से लोकल इंटरनेशनल खुद समझ लेना। पाकिस्तान में अगर यूरो बॉन्ड इशू किए जाते हैं, ये पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए नॉर्मली नहीं किए जाते। ये किसके लिए किए जाते हैं? इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है उसके लिए, क्योंकि वो पाक करेंसी में वो कहे इतनी डीवैल्यू हो रही है, हमारा जो इंटरेस्ट मिलना है हमें वो डीवैल्यूएशन में खत्म हो जाना सारा, तो उनके लिए फॉरेन करेंसी। अब मुझे ये बताइए, हमारा अगर एक इन्वेस्टर जापान में बैठा है, एक कोरिया में, एक इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल एक यूएसए में बैठा है, तो हमें यूरो बॉन्ड सिर्फ एक ही करेंसी में इशू करना चाहिए? याद रखें, यूरो बॉन्ड किसी भी फॉरेन करेंसी में इशू किया जा सकता है। अगर यूरो बॉन्ड डॉलर में इशू किया जाता है तो उसे नाम दे देते हैं यूरो डॉलर बॉन्ड। यूरो बॉन्ड जनरल टर्म है, ऐसा बॉन्ड जो फॉरेन करेंसी में इशू किया गया है। यूरो बॉन्ड
यूरो डॉलर बॉन्ड, इसका क्या मतलब है? ऐसा बॉन्ड जो डॉलर में इशू किया गया है, पाकिस्तान में इशू किया गया है, लेकिन इन डॉलर, फॉरेन करेंसी डॉलर है। और कोई बता दे करेंसी, यन, यूरो यन बॉन्ड, यूरो रियाल बॉन्ड पाकिस्तान में है? अच्छा, अगर सऊदी अरब में बॉन्ड रियाल में इशू किया जाए, बॉन्ड रियाल में इशू किया जाए, वो यूरो बॉन्ड नहीं होगा, उनके लिए वो नॉर्मल लोकल करेंसी में है। पाकिस्तान में अगर रियाल में इशू किया जाएगा ना, तो फिर ये यूरो बॉन्ड बनेगा। यूरो बॉन्ड इंटरनेशनल टर्म, ठीक है। आगे चलें। हाइब्रिड बॉन्ड, हाइब्रिड बॉन्ड कौन सा होता है? ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों खुसूसियात हों, बॉन्ड की भी, इक्विटी की भी, डेट की भी, इक्विटी की भी। बेसिकली तो बॉन्ड बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, लेकिन ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों खुसूसियात हों, डेट की भी हो, इक्विटी की भी हो, उसे क्या कहते हैं? इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या थी? कन्वर्टेबल बॉन्ड, जिसकी वैल्यूएशन भी हमने की थी। याद है कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यूएशन हमने की थी? भूल गए आप? याद है? तो उसमें बताइए फर्क कहां पे आके पड़ता था? वो जो हमारी एनुअल पेमेंट होती थी उसमें फर्क पड़ता था कि मैच्योरिटी वैल्यू में फर्क पड़ता था? शाबाश। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे? अगर बॉन्ड है 100 का और उसने एट पार रिडीम होना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू 100 देते थे? नहीं, कन्वर्टेबल बॉन्ड में ये नॉर्मल 100 वैल्यू लेते थे, नॉर्मल बॉन्ड के को जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे। लेकिन जब कन्वर्टेबल बॉन्ड होता था तो उसकी देखते थे कन्वर्जन वैल्यू क्या है, उसकी कन्वर्जन वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू विच एवर इज हायर लिया करते थे। भूल गए? एक बॉन्ड के बदले में 32 शेयर मिलेंगे, एक शेयर 2.25 का है, 32,2.25 ये वैल्यू ली थी हमने, ठीक है। वो मेरा ख्याल ज्यादा थी उस क्वेश्चन में, एग्जैक्टली मैंने अंदाजे से बोल दिया, ठीक है, वो ज्यादा थी। तो मैच्योरिटी तो हाइब्रिड पता चल गया क्या? हाइब्रिड कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। एक और एक एग्जांपल वारंट्स। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? मैं अगर ये समझ लीजिए, ये इसके एक सफा, ये बॉन्ड है, भाईजान को दे दिया, ये लिए भाईजान आप 1000 रुपया दीजिए जरा। 1000 रुपया दिया, जेब में डाला, मैंने इनको ये बॉन्ड दे लिया। मैंने कहा भाईजान आपको इस पे डबल फायदा मिलेगा। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा आप समझ रहे हैं ये बॉन्ड है, ये असल में बॉन्ड भी है, ये इसको शेयर भी समझो, फ्यूचर का शेयर। कैसे? आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 5 साल का है, 5 साल इंटरेस्ट तो लेते जाएं, 5 साल के बाद देखिएगा अगर शेयर प्राइस ज्यादा हो गई तो आप इसे शेयर में कन्वर्ट करवा लीजिएगा, अगर नहीं तो उसका 100 रुपया ले लीजिएगा। यानी ऑप्शन दे दी, चाहे रिडीम कर ले चाहे कन्वर्ट करवा ले, चाहे रिडीम कर ले चाहे कन्वर्ट करवा ले, चाहे रिडीम कर ले चाहे कन्वर्ट करवा ले, ऑप्शन दे दो। ये है कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड। एक होता है वारंट। वारंट में भी सेम, भाईजान 1000 रुपया दीजिए, ये लीजिए बॉन्ड। कहेंगे सर ये बॉन्ड तो इसके 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। मैं कहूंगा लेफ्ट हिस्से पे क्या लिखा हुआ है भला? लेफ्ट हिस्से पे लिखा हुआ है जिसके पास ये बॉन्ड हो उसको हर साल इतना इंटरेस्ट पे किया जाए। राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है कि जब मैच्योरिटी डेट आ जाए, अगर ये बंदा कहे तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे, नहीं कहेगा तो रिडीम कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे अरेंजमेंट तो सारी वही है जो कन्वर्टिबल वाली थी, वारंट में भी वही है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि कन्वर्टिबल में एक ही सफ़ा था, वारंट में 2 सफ़े दे दिए। आपको ज़रूरत पड़े आप ये सफ़ा अलहदा कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दी गई है। वारंट के अंदर क्या कर सकते हैं आप? ये सफ़ा अलहदा कर सकते हैं और किसी दूसरे बंदे को अलहदा से बेच सकते हैं।
यानी वारंट में दो हिस्से हो गए। आप चाहे तो इंटरेस्ट वाला किसी को बेच दें, हो सकता है ना दरमियान में पैसों की जरूरत पड़े, इंटरेस्ट वाला किसी को बेच दें, और जो स्टॉक ऑप्शन वाला है, शेयर ऑप्शन वाला है, वो अपने पास रख लें। चाहे तो शेयर ऑप्शन वाला बेच दें, इंटरेस्ट अपने पास रख लें। दो हिस्से करने का फायदा ये ना, आपकी इन्वेस्टमेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, दरमियान में जरूरत पड़ी तो आप एक बेच सकते हैं हिस्सा और दूसरा अपने पास रख सकते हैं। लेकिन कन्वर्टेबल में सारे का सारा ही बेचना पड़ेगा। बिग कन्वर्टेबल में भी जाएगा, मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहें तो कन्वर्टेबल बॉन्ड भी बिक जाएगा। लेकिन फर्क क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड में इंटरेस्ट का एलिमेंट और कन्वर्जन का एलिमेंट दोनों इकट्ठे बिकेंगे। आपको याद है ना, दोनों डिफरेंट होते हैं। डिस्काउंटिंग में भी तो हमने ये सीखा, प्रेजेंट वैल्यू में भी ये सीखा था ना, किसी भी बॉन्ड की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, दो हिस्सों की, इंटरेस्ट पेमेंट और मैच्योरिटी। अगर दोनों को लैदा बेच सकते होंगे आप तो इसको क्या कहेंगे, वारंट। अगर इकट्ठा, कन्वर्टेबल कैसे वर्क करता है ये क्लियर है आपको? स्टार्ट, अच्छा मुझे बताइए, जो कन्वर्जन रेशो होती है, कन्वर्जन रेशो का मतलब क्या है? एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर मिलेंगे, ये स्टार्ट में डिसाइड होती है कि एंड में जाके? स्टार्ट में। इंटरेस्ट रेट भी स्टार्ट में, ठीक है। अच्छा आप सुनिए, स्टार्ट में बॉन्ड लिया, हर साल इंटरेस्ट रिसीव किया, मैच्योरिटी डेट पे आके फिर हमने फैसला किया, क्या शेयर चाहिए कि पैसे वापस चाहिए, रिडेम्पशन के कन्वर्जन। यह है कन्वर्टेबल का तरीकाकार। कन्वर्टेबल बॉन्ड कैसे काम करता है? सारा वैसे ही तरीकाकार है जैसा रेगुलर बॉन्ड का होता है, फर्क सिर्फ एक चीज का क्या, एंड में आके कन्वर्जन की ऑप्शन है। लेकिन याद रखें वो ऑप्शन है चाहे करें चाहे ना करें। कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है? ये कन्वर्जन प्रीमियम समझने की जरूरत है भाई। यही तो वो चीज है जिसको देख के फैसला करते हैं, क्या कन्वर्जन करवानी है कि नहीं करवानी, कन्वर्जन करवानी है कि नहीं करवानी। कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम यानी आप इसकी डेफिनेशन देखें, ओ सॉरी, इसका फार्मूला, आपने फार्मूला नोट करना है इसका, और इसमें दो फिगर्स हैं, दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जी, कन्वर्जन, एक है कन्वर्जन वैल्यू, एक है कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन वैल्यू, ये मेरे पास है 200, आपके पास 210 होगा, न्यू बुक के मुताबिक 210 होगा, पुरानी बुक के मुताबिक 200, ठीक है। वो सिर्फ 10 पेजेस का क्वेश्चंस की वजह से है, 210 नहीं है ना, 200 है, बट ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू क्या है? कह रहा है कन्वर्जन वैल्यू का मतलब है ये बॉन्ड है ना, जब इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने का, इसकी वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू है 100 रुपीज एक बॉन्ड की, कन्वर्ट हो सकता है एक बॉन्ड 5 शेयर्स में, शेयर की प्राइस है 30, शेयर की प्राइस क्या है 30, कन्वर्जन वैल्यू क्या है 150। कन्वर्ट करने से जो वैल्यू होगी वो 100, और अगर शेयर की प्राइस हो 10 रुपए, कन्वर्जन वैल्यू क्या है 50। कन्वर्जन वैल्यू समझ आया कि बॉन्ड को जब शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो उन शेयर्स की वैल्यू क्या, यह है कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन प्रीमियम क्या है कि बॉन्ड की करंट वैल्यू माइनस कन्वर्जन वैल्यू। अगर बॉन्ड की करंट वैल्यू है 200, बॉन्ड की वैल्यू कह रहा हूं, शेयर की नहीं कह रहा, किसकी? बॉन्ड की करंट वैल्यू है 200 और कन्वर्जन, बॉन्ड की वैल्यू 200, कन्वर्जन वैल्यू 150, कन्वर्जन प्रीमियम क्या हुआ? कन्वर्जन 50। कन्वर्जन प्रीमियम का फार्मूला है बॉन्ड की वैल्यू माइनस कन्वर्जन वैल्यू, बॉन्ड की वैल्यू माइनस कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू माइनस बॉन्ड की वैल्यू नहीं, बॉन्ड वैल्यू माइनस कन्वर्जन वैल्यू, ठीक। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कन्वर्जन प्रीमियम का, ये आपके साथ शेयर, लेकिन याद रखें कन्वर्जन वैल्यू पहले कैलकुलेट होगी फिर कन्वर्जन प्रीमियम कैलकुलेट होगा।
पहले कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट, कन्वर्जन वैल्यू में और कन्वर्जन प्रीमियम में फर्क है। प्रीमियम का मतलब है डिफरेंस, वैल्यू का मतलब है शेयर्स में कन्वर्ट करके क्या वैल्यू बनेगी टोटल। फिर इसके कन्वर्टिबल के एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन हम कल के लेक्चर में इसको कंक्लूड कर लेंगे। बट ठीक है, ये ट्रेड क्रेडिट के भी एडवांटेज। चलें अब अगर थोड़ा सा टाइम दे तो एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लें कि नहीं? अच्छा चलें ठीक है, कोई नहीं। एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेकिन एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत ही आसान है, कंसेप्ट समझ लिया ना जिसने। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत आसान। जैसे मैं आपसे पूछता हूं जीरो कूपन बॉन्ड का एडवांटेज बताएं कंपनी के लिए, क्या एडवांटेज है? अब हर साल आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, हर साल आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और डिसएडवांटेज बताएं कोई? हैवी डिस्काउंट देना पड़ता है। इन्वेस्टर कौन सा उठाएगा? जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है ना, जिसका घर भरा हुआ है, जिसके पास 5 साल का अनाज घर में पड़ा हुआ है, वो जीरो कूपन बॉन्ड उठाएगा। जो वीक इन्वेस्टर है वो नहीं उठाएगा, जिसकी नीड्स है मंथली पूरी करने। कन्वर्टिबल का चले आपसे अपनी, अगर कंसेप्ट की बेस पे आप सिर्फ कन्वर्टिबल का क्या फायदा है, कंपनी के लिए क्या फायदा है कन्वर्टिबल का? कंपनी के पास ऑप्शन नहीं आएगी, कन्वर्टिबल ऑप्शन नहीं, इन्वेस्टर के लिए फायदा है। ज्यादा फायदा इसमें इन्वेस्टर के लिए है, क्या कि वो कन्वर्ट करवा और कंपनी का मालिक बन सकता है, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा होगा कंपनी के। लेकिन कंपनी के लिए क्या फायदा है कि अगर करंटली, अभी मैं थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन करने लगा, करंटली कंपनी का स्टॉक अगर लो प्राइस पे सेल हो रहा है ना शेयर, तो कंपनी के लिए बेहतर होता है अभी शेयर इशू ना करे, बल्कि कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दे। कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दे, क्योंकि अभी शेयर इशू करेगी, शेयर बात करता था मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ फैली होती हैं, तो आर्जी तौर पे कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसे हालात में कंपनीज को क्या करना चाहिए? शेयर्स ना इशू करे, बॉन्ड इशू करे, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है, इशू करता है। ठीक है, बॉन्ड इशू कर सकते हैं तो पहली प्रेफरेंस वही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात इन्वेस्टर चाहता है कि नहीं मैं अल्टीमेटली कंपनी का मालिक बनना चाहता हूँ, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड ज़्यादा बेहतर है। अगर बाद में कंपनी को लॉस नहीं होगा, देखें नहीं होगा, आप ये समझना कि एंड पे जब कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी तो इन्वेस्टर को फायदा हो जाएगा, इन्वेस्टर को फायदा हो, लेकिन कंपनी को भी तो फायदा होगा, कंपनी को भी तो फायदा होगा। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एक कंपनी ने अपने सीएफओ को ऑप्शन दी जितना प्रॉफिट होगा उसका 20% तुम्हें बोनस में दूंगा। कंपनी ने ऑफर दी सीएफओ को, प्रॉफिट हुआ, बोनस भी दे दिया, कंपनी को फायदा हुआ कि नुकसान? फाइनेंस अकाउंटेंट बनकर नहीं सोचना, फाइनेंशियल मैनेजर बनकर सोच, फायदा। 20 रुपए उसके पास गया तो 80 रुपए कंपनी की जेब में भी तो है। तो जब शेयर प्राइस बढ़ेगी एंड पे जाके इन्वेस्टर को जहां पे फायदा होगा कंपनी को भी तो होगा। अच्छा, अर्निंग पर शेयर कभी सुना है आपने? ये FR1 में था, FR2 में? FR यानी ज्यादातर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि जितना मुनाफा हुआ उससे नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दो, जितना मुनाफा हुआ उसे नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दो। अगर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स इशू करें, आखिरी क्वेश्चन आज का सवाल, लेक्चर खत्म, आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है लेकिन मुश्किल। कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करें तो कन्वर्जन के बाद अर्निंग पर शेयर गिरेगी कि उठेगी? कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करें तो कन्वर्जन के बाद अर्निंग पर शेयर गिरेगी कि बढ़ेगी? गिरेगी। शाबाश, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए। शाबाश शाबाश। तो अगर प्रॉफिट सेम रहे, तो ठीक है। तो ये बताइए फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? ये कंपनी के लिए नुकसान की बात। तो ये बहरहाल ये देखें, ये इस ट्रेड क्रेडिट का क्या फायदा?
फौरन पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट भी नहीं, ये ऐसी फाइनेंसिंग है जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर डिफॉल्ट कर जाए तो देना पड़ता है, डिफॉल्ट कर जाए तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर डिफॉल्ट किया तो हमारी रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन इफेक्ट खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। हो सकता है इधर 10 मिलियन का लोन उठाया हो और इधर 2 लाख का लोन उठाया हो और इसका रीपे नहीं किया, तो ये इतना शोर मचाए कि 10 मिलियन वाला भी डर जाए। बात बात ऐसे होता है ना, छोटा इन्वेस्टर जो होता है वो ज्यादा परेशान भी हो जाता है, तो इसमें ये डिसएडवांटेज भी आता है। कुछ समझ आई? अच्छा, आज आप सेक्शन, कल छुट्टी का दिन में, आज आप सेक्शन 3 पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये आई कैप के सेक्शन 3 में ना चीजें सारी बिखरी पड़ी हैं कंसेप्ट सारे यही, लेकिन बिखरे पड़े, पहले कोई आ जाएगा बाद में, आपने इससे परेशान नहीं होना, कंसेप्ट सारे यही हैं। अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लेंगे, मोटे मोटे एक एक दो मैंने आपको पढ़ा, लेकिन ईजी है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, समझ आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो जाहिर है परसों भी इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, इसमें मैं डिस्कस करूंगा, खुद से पढ़ लेंगे, पक्की बात, सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे। चलिए इंशाल्लाह। आज की आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने सेक्शन 3 कंप्लीट करना है। अगर सेक्शन 3 आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद मेरा ख्याल है एक लेक्चर में हम निपटा, लेकिन बहरहाल एक में नहीं चले 2 में निपटा देंगे, 2 मजीद लेक्चर रह जाएंगे हमारे इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।